ओके, हाँ, हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 12 सर्कल एंड टेंजेंट। इसमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हम भी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं 2023 के एग्ज़ाम के लिए या उसके बाद के एग्ज़ाम के लिए, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग इसमें कवर करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है जी। तो सबसे पहले इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन समझिए ताकि आपको थ्योरम समझ में आए और उसमें प्रॉब्लम कैसे बनाने हैं वो आपको समझ में आए, क्योंकि ये चैप्टर बच्चों को बहुत डिफ़िकल्ट लगता है और डिफ़िकल्ट चैप्टर नहीं है जितना आप सोचते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमारे चैप्टर का नाम क्या है, सर्कल एंड टेंजेंट। ठीक है। सर्कल आप सब बचपन से पढ़ रहे हैं और टेंजेंट भी आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। नहीं सुना है, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स बताता हूँ। ठीक है, ताकि आपको आगे की स्टोरी समझने में आसानी लगे। ठीक है। सर्कल किसको बोलते हैं, देखिए सर्कल एक ऐसे पॉइंट का लोकस होता है जो एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर मेंटेन रहता है ना। बड़े अजीब अजीब मैंने शब्द यूज़ कर लिए, है ना। देखिए ये है एक फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट मतलब अब ये हिलेगा डुलेगा नहीं। जैसे ज़मीन में हमने एक नेल गाड़ दी, नेल समझ रहे हो ना, एक खीला हमने ज़मीन में गाड़ दिया। ओके, अब यहाँ से हमने एक फिक्स डिस्टेंस ली, ये डिस्टेंस फिक्स है, ये छोटा बड़ा नहीं होगा। और इस फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस मेंटेन करते हुए यहाँ से हम ऐसे घूमना शुरू करते हैं, ऐसे ये इस तरह से। ठीक है। तो देखिए एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस मेंटेन करते हुए यहाँ से यहाँ पहुँचे, ये वाला डिस्टेंस भी कितना है, इतना ही फिक्स। फिर हम यहाँ पहुँचे, ये वाला डिस्टेंस भी कितना है, इतना ही है। यहाँ पहुँचे, ये वाला डिस्टेंस भी उतना ही है। यहाँ पहुँचे, सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस। समझ आया। तो इस रास्ते के जितने पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स इसमें तो होंगे। तो वैसे तो बहुत सारे पॉइंट, लाखों करोड़ों पॉइंट्स होंगे इस रास्ते में। समझ में आता है। इन सारे पॉइंट्स के पास एक खासियत है, एक प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी ये है कि ये सारे पॉइंट्स इस फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर है, फिक्स डिस्टेंस पर है। ये डिस्टेंस कैसा है, ये वाला फिक्स्ड, और ये पॉइंट भी कैसा है, फिक्स्ड। और ये जितने पॉइंट हैं इनके पास प्रॉपर्टी क्या है कि ये इस फिक्स्ड पॉइंट से कैसे हैं, सेम डिस्टेंस पर। किसी भी पॉइंट को देखो, हर पॉइंट का डिस्टेंस इस पॉइंट से कैसा होगा, सेम। ठीक है। तो ऐसे पॉइंट का लोकस बोलते हैं रास्ते को। दिख रहा है, ये बहुत सारे पॉइंट है, आप ऐसे बगल बगल में पॉइंट बनाते जाइए, पॉइंट जब इकट्ठे जमा हो जाएंगे तो लाइन की तरह दिखने लगेगा वो। तो ऐसे पॉइंट का रास्ता जिसके सारे पॉइंट इस फिक्स पॉइंट से कैसे हो, फिक्स डिस्टेंस पर हो, तो ये रास्ता क्या कहलाता है, सर्कल कहलाता है। क्या कहलाएगा, सर्कल। अब सर्कल में कुछ कुछ फीचर्स देखिए। हाँ, ये जो फिक्स पॉइंट है, ये इस फिक्स पॉइंट का हमने नाम रखा है सेंटर। क्या बोलते हैं इसको, सेंटर। और ये जो फिक्स डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं रेडियस। फिक्स पॉइंट का नाम क्या है, जोर से बोलिए, सेंटर। और ये जो फिक्स डिस्टेंस होता है इसको क्या बोलते हैं, रेडियस। और ये वाला जो रास्ता होता है, ये पाथ, दिस पाथ इज नोन एज सरकमफ्रेंस। इसकी लेंथ ना, पाथ की लेंथ, बीच के एरिया से मतलब नहीं है, सिर्फ इसकी लंबाई, लेंथ, दिस इज नोन एज सरकमफ्रेंस। हो गया। इसके अंदर ये जो जगह कैप्चर कर रहे हैं हम, कलर कर रहे हैं, शेड कर रहे हैं, सर्कुलर ग्राउंड के अंदर ये जो जमीन है, ये हमने यहाँ जो घास लगाई है, ये जितने एरिया को आपको दिखा रहा है, दिस एरिया वी विल कॉल इट एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, है ना। और ये एरिया आप सबको पता है कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, बिकॉज दिस इज सेंटर एंड दिस इज रेडियस। आ रहा है समझ में। पाई इज ए नंबर 22/7 एंड 3.14 समथिंग, इट इज ए नंबर, इट इज ए कांस्टेंट। सो हियर इट इज ओनली रेडियस। तो सर्कल के मेजरमेंट के लिए सिर्फ हमको क्या चाहिए, रेडियस। हो गया। सर्कमफ्रेंस के लिए हमने फॉर्मूला बनाया है 2πr। ये भी आप जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। 2 और पाई दोनों कांस्टेंट है, नंबर है, r इज द रेडियस। ठीक बात। इसी रेडियस को अगर हम डबल कर दें, देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछता है आपके एग्जाम में, ये हमारा सेंटर है, ये हमारा रेडियस है, रेडियस। ठीक है। इस रेडियस को मैं डबल कर देता हूँ, यानी ये जो लेंथ है इधर भी उतनी ही लेंथ कर दिए। ये पास कहाँ से होगा, सेंटर से। दिस इज रेडियस, रेडियस डबल कर दिए।
तो एक बार ये रेडियस सरकमफ्रेंस को यहाँ छुएगा, एक बार सरकमफ्रेंस को यहाँ छुएगा, तो इस रेडियस का हमने नाम रखा डबल रेडियस का डायमीटर। क्या बोलते हैं इसको? डबल रेडियस इज डायमीटर। तो आपसे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक में पूछा जाता है, डायमीटर अपने रेडियस से कैसा होता है? डबल। डायमीटर इज जस्ट डबल या ट्वाइस ऑफ इट्स रेडियस। और रेडियस और डायमीटर का क्या कनेक्शन हो गया? अगर एक सर्कल में ये चीज डायमीटर है, ये पूरी लेंथ डायमीटर है, तो रेडियस क्या होगी? इसका आधा। तो रेडियस का कनेक्शन क्या हो गया? रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर को हाफ कर दीजिए, तो ये रेडियस का रिलेशन हो गया। तो रेडियस के लिए क्या बोलेंगे? रेडियस इज व्हाट? रेडियस इज हाफ ऑफ इट्स डायमीटर। क्या पढ़ेंगे? रेडियस इज हाफ ऑफ इट्स डायमीटर। समझ में आता है ये? और डायमीटर के लिए क्या बोलेंगे? डायमीटर इज डबल या ट्वाइस ऑफ इट्स रेडियस। ये दोनों क्वेश्चन बार बार आपसे पूछे जाते हैं फिल इन द ब्लैंक में, ऑब्जेक्टिव में, डबल, हाफ, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डायमीटर डबल होता है अपने रेडियस का और रेडियस हाफ होता है अपने डायमीटर का। ठीक बात हो गया यहाँ तक? अगली चीज समझिए ना, सरकमफ्रेंस और एरिया समझ आया आपको? रेडियस और डायमीटर समझ में आया? ये सर्कल के बारे में हो गया। ठीक है, अब सर्कल से एक और चीज जुड़ी है, इसको पहचानिए। देखिए, रेडियस में खासियत ये होता है कि रेडियस सेंटर को और सरकमफ्रेंस में किसी एक जगह सर्कल को छूता है, एक जगह, एक पॉइंट पर। समझ आया? अगर मैं एक सर्कल ऐसे बनाऊं और इसमें एक लाइन पास करूं, क्या करूं? एक लाइन मैं इसमें पास करता हूं ऐसे, ये। अब इस लाइन को देखिए, क्या ये सेंटर से जा रही है? सेंटर तो यहाँ पे होता है, यहाँ पर, दिस इज सेंटर। लेकिन ये लाइन सेंटर से नहीं गई। और इस लाइन की खासियत ये है कि ये सर्कल को दो जगह छूती है सरकमफ्रेंस पर। एक जगह यहाँ छू दी, एक जगह यहाँ छू दी। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो इस लेंथ का नाम हमने क्या रख दिया? इसको बोलेंगे कॉर्ड। क्या बोलेंगे? कॉर्ड। कॉर्ड क्या होती है? कॉर्ड एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जो सर्कल को दो पॉइंट पे टच करती है। ए स्ट्रेट लाइन which touches circle at 2 points। कॉर्ड एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जो सर्कल को दो पॉइंट पर, जोर से बोलिए, छूती है। तो अगर सरकमफ्रेंस पर एक लाइन ने दो जगह टच किया हुआ है तो उस लाइन का नाम क्या होगा? कॉर्ड। याद रहेगा? अब एक सर्कल में कितने कॉर्ड बनाए जा सकते हैं? देखिए, ये भी एक कॉर्ड होगा, होगा, ठीक है कि नहीं? ये भी एक कॉर्ड होगा, 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 ये भी कॉर्ड, ये भी कॉर्ड, ये भी कॉर्ड, ये भी कॉर्ड, ये भी कॉर्ड। दिखा? बस। क्या मैं इससे ज्यादा कॉर्ड नहीं बना सकता? बना सकता हूं। कैसे? हाँ, एक सर्कल में पॉइंट्स कितने होते हैं? लाखों, करोड़ों, मिलियंस, बिलियंस, हम उसको काउंट नहीं कर सकते। और कोई भी दो पॉइंट जोड़िए, वो कॉर्ड है। कोई भी सर्कल के दो पॉइंट आपस में जुड़ गए एक लाइन से, वो कॉर्ड है। और इसमें पॉइंट कितने होते हैं? बहुत सारे। इसलिए कितने कॉर्ड बनाए जा सकते हैं? इनफिनिट। तो नंबर ऑफ कॉर्ड इन ए सर्कल कितना होता है? इनफिनिट, नॉट डिफाइन। वो डिफाइन नहीं होता, इनफिनिट होता है। याद रहेगा? क्यों? मैं ऐसे भी तो बना सकता हूं ना जी, ये दिख रहा है। और अब आप समझ गए, अगर ऐसे बना सकते हैं फिर ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है? और आप समझ रहे हैं कितने सारे बना सकते हैं? बहुत सारे, इनफिनिट। तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है? अच्छा, एक सर्कल में जो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है वो डायमीटर होती है। ये देखिए, क्योंकि मैं यहाँ कॉर्ड बनाऊंगा, छोटा है, ये उससे बड़ा कॉर्ड, ये उससे बड़ा कॉर्ड, ये उससे बड़ा कॉर्ड, ये उससे बड़ा कॉर्ड, ये सबसे बड़ा कॉर्ड। इसके बाद जो कॉर्ड बनेगा वो कैसा हो जाएगा? छोटा, छोटा और छोटा और छोटा हुआ और छोटा हो गया। तो जो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है वो क्या कहलाती है? डायमीटर। और एक सर्कल में कितने डायमीटर बनाए जा सकते हैं? डायमीटर कौन है? कॉर्ड है।
क्योंकि भैया डायमीटर भी तो दो जगह छूता है, यहाँ छू दिया, यहाँ छू दिया। कोई भी लाइन जो सर्कल को दो जगह छुए कौन है? कॉर्ड है। और अभी अभी आप बता रहे थे कितने कॉर्ड बनाए जा सकते हैं? इन्फिनिट। तो कितने डायमीटर बनाए जा सकते हैं? इन्फिनिट। समझ आया? सो लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज नोन एज डायमीटर। जो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है एक सर्कल में वो क्या होती है? डायमीटर होती है। याद रहेगा? अच्छा, कॉर्ड के साथ एक चीज और समझिए। देखिए, इफ दिस इज ए सर्कल एंड दिस इज सेंटर, ये है ना, दिखा? अगर मैं एक लाइन यहां से भेजूं तब तो ये यहां भी छू देता है, यहां भी छू देता है, दो पॉइंट पर छुआ, तो ये कौन है? कॉर्ड है। कौन है? कॉर्ड। अब मैं इस कॉर्ड को, इस डंडे को ऐसे ऊपर ले जाता हूं। जब ये डंडा यहां पर आएगा, कितनी जगह छू रहा है? दो जगह। अभी भी ये कॉर्ड है। अब इस डंडे को थोड़ा और ऊपर करते हैं और ये डंडा यहां ऐसे छू के चला जाता है, ये एक जगह। नहीं समझ आया? जैसे जैसे आप दूर ले जाओगे, ध्यान से देखना, इस पॉइंट को देखो, पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। इस पॉइंट को जरा देखो, इधर ध्यान दो जी, इधर ध्यान दीजिए। इस लकीर को, इस डंडे को मैं ऐसे ऊपर लेके जा रहा हूं। आप इन दोनों पॉइंट्स को देखो, ये दोनों पॉइंट्स क्या हो रहे हैं? ऐसे एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं, नज़दीक आ रहे हैं और चिपक जाएंगे। जैसे जैसे इसको मैं ऊपर करूंगा, जैसे इसको मैंने यहाँ किया तो देखिए ये वाला पॉइंट अभी इतने डिस्टेंस पर था, अब इतने डिस्टेंस पर आ गया। लकीर को और ऊपर किया तो ये इनके बीच का डिस्टेंस देखो, ए और बी का। लकीर को और ऊपर किया, ये अब ये रहा ए पॉइंट, ये रहा बी पॉइंट। जरा ए और बी के बीच के डिस्टेंस को देखिए, सर्कल में ना, ऐसे नहीं तलाशना है, सर्कल में देखिए ए और बी के बीच का डिस्टेंस ये, उसके बाद डिस्टेंस क्या हो गया? कम, उसके बाद डिस्टेंस और कम, उसके बाद डिस्टेंस और कम, और अगर डंडा ऊपर कर दिया तो ये ऐसे नज़दीक आते 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 एक दूसरे में मिल जाएंगे दोनों पॉइंट, ए और बी। इमेजिन हुआ? इधर ए है, इधर बी है और ये डंडा है, कॉर्ड। जैसे मैं इस डंडे को ऐसे ऊपर करता हूँ, ये ए और बी कैसे चलते हैं? ऐसे 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 ऐसे, और ये मर्ज होके एक ही पॉइंट बन जाएंगे। तो जब ये दो पॉइंट आपस में इंटरेक्ट होकर के नज़दीक आकर के कोलैप्स हो जाते हैं, एक के ऊपर एक कोइंसाइड हो जाते हैं, एक पॉइंट बन जाते हैं, तो फिर इसको क्या बोलते हैं? बोलिए। अब ये ऐसी लाइन हो गई जो सर्कल को एक जगह पर छू रही है कि दो जगह पर छू रही है? एक जगह पर, तो हमने इसका नाम रख दिया टेंजेंट। क्या नाम रख दिया? टेंजेंट। दिस इज टेंजेंट। सो व्हाट इज टेंजेंट? टेंजेंट इज ए स्ट्रेट लाइन विच टचेस द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, और जो दो पॉइंट पे छू दे वो क्या बन जाएगी? कॉर्ड। सो कॉर्ड ही तो टेंजेंट बनती है, या टेंजेंट ही तो कॉर्ड बनता है। बोथ आर द सेम थिंग्स। नहीं समझे? इसी लकीर को अंदर डाल दीजिए, तब ये कितनी जगह छुएगा? दो जगह, तो उसी का नाम बदल के क्या हो जाएगा? कॉर्ड। उसी लकीर को ऊपर खींच दीजिए, एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तो उसी कॉर्ड का नाम क्या हो जाएगा? टेंजेंट। टेंजेंट का ही दूसरा नाम हम यूज करेंगे सीकेंट। ये क्या बोलेंगे इसी को? सीकेंट। याद रहेगा? सो टेंजेंट किसको बोलते हैं? बोलिए, टेंजेंट किसको बोलेंगे? एक सर्कल को एक पॉइंट पे छूने वाला, वो कहीं से भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए ना, ये एक सर्कल है, एक सर्कल, एक सर्कल में कितने टेंजेंट बनाए जा सकते हैं? तो बहुत सारे। ठीक है, चलिए देखते हैं कितने बनाए जा सकते हैं, बनाते हैं हम लोग। एक सर्कल में कितने टेंजेंट बनाए जा सकते हैं? ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने ये सारे क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। इधर ध्यान दीजिए, हमने ये एक सर्कल दिया और एक पॉइंट आपको यहाँ दे दिया, दिस पॉइंट इज P। इस पॉइंट से आपको टेंजेंट बनाने हैं। कितने टेंजेंट बनेंगे? फिर से एक सर्कल हमने आपको यहाँ पे दिया और यहाँ पर हमने पॉइंट दे दिया, यहाँ पे एक सर्कल हमने आपको दिया और इसमें हमने पॉइंट दे दिया बाहर। ये तीन सिचुएशन है। दिस इज केस नंबर 1, दिस इज केस नंबर 2 एंड दिस इज केस नंबर 3। ठीक, तीन केस हुए। इस केस में पॉइंट कहाँ है? सर्कल के अंदर, जहाँ से टेंजेंट बनाना है। इस केस में पॉइंट कहाँ है? सर्कल के ऊपर, जहाँ से टेंजेंट बनाना है। इस केस में पॉइंट कहाँ है? सर्कल के बाहर, जहाँ से टेंजेंट बनाना है। बताइए यहाँ से कितने टेंजेंट बनाए जा सकते हैं? बहुत सारे। एक टेंजेंट ऐसा हो गया, यहाँ टच कर दिया इसने, टेंजेंट बन गया। एक टेंजेंट ऐसा हो गया, ये ऐसा चला गया, ये ऐसा चला गया, यहाँ टच कर दिया, ये ऐसा चला गया, ये ऐसा चला गया, ये ऐसा चला गया।
यहाँ टच कर दिया, तो टेंजेंट है क्या ये? आंसर है नहीं है, क्योंकि ये वाली लाइन देखो, ये यहाँ तो टच करता है, लेकिन जब आप इस पॉइंट को इधर प्लॉट करोगे तो ये इधर भी छू देगा। जब आप उसको एक्स्ट्रापोलेट करोगे तो ऐसा लगेगा दोनों जगह छू रहा है। उसकी निशानी, उसकी डायरेक्शन को जब आप चेक करेंगे तो क्या लगेगा, ये ऐसे दोनों जगह छू दिया, और दो जगह छूने वाला पॉइंट, दो लाइन क्या बन जाता है? कॉर्ड, वो टेंजेंट नहीं रह जाएगा। तो अगर मैं एक पॉइंट आपको सर्कल के अंदर देता हूं, कितने टेंजेंट बना सकते हैं आप? एक भी नहीं। समझ आया? तो इसके लिए देखिए, इफ पॉइंट इनसाइड, अगर पॉइंट सर्कल के अंदर हो, कितने टेंजेंट बनेंगे? नो टेंजेंट ड्रॉन, कोई टेंजेंट नहीं बनेगा। आया समझ? कितने टेंजेंट बनेंगे? 0, नो टेंजेंट। अब अगर एक पॉइंट सरकमफ्रेंस पर ही आ जाए, सर्कल के ऊपर आ जाए ये पॉइंट, और मैं आपको टेंजेंट बनाने बोलूं, तो कितने बनेंगे? 1 2 3, कितने? ये इसको टच करके आ गया, सपोज इसने यहाँ पे छुआ, दूसरी कोई लाइन, क्योंकि जैसे ही अब आप इसको ऐसे टेढ़ा करोगे तो ये इधर छू देगा ऊपर, तो दो जगह छुआ जाएगा। जैसे इसको ऐसे करोगे इधर छू देगा, दो जगह छुआ जाएगा। नहीं समझ आया? थोड़ा बहुत भी टेढ़ी मेढ़ी लाइन आपने बनाने की कोशिश की तो दो जगह छुएगा, कॉर्ड बन जाएगा। तो अगर एक पॉइंट सरकमफ्रेंस पर हो तो उसमें से कितने टेंजेंट पास हो सकते हैं? 1 and only 1। इफ पॉइंट इज ऑन द सर्कल, तो कितने टेंजेंट बनेंगे? ओनली 1 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। एक मात्र इकलौता टेंजेंट बनेगा, उससे ज़्यादा नहीं। समझ आया? इसी तरह से अगर हमने सर्कल के बाहर आपको पॉइंट दिया है तो वहाँ से कितने टेंजेंट बनेंगे? काहे नहीं बनेंगे जी? यहाँ से ये लाइन भेजी, ये टच करके निकल गया, यहाँ पे टच किया, ऐसे चला गया, यहाँ से ये ऐसे निकल गया, यहाँ छू दिया और ऐसे चला गया। कितने टेंजेंट बने? 2। तीसरी बनाओ, तीसरी कहीं से भी डालोगे दो जगह छू देगा। समझ आया? तो 2 टेंजेंट बनते हैं। इफ पॉइंट इज आउटसाइड, हाउ मेनी नंबर ऑफ टेंजेंट? कैन बी ड्रॉन। 2 टेंजेंट बनाए जा सकते हैं। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? ये आपके ऑब्जेक्टिव का एक क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया 1 मार्क का। तो अगर एक पॉइंट सर्कल के अंदर है, कितने टेंजेंट बनेंगे? एक भी नहीं। अगर एक पॉइंट सर्कल पर ही है, कितने टेंजेंट बनेंगे? 1। और अगर एक पॉइंट सर्कल के बाहर है, वहाँ से कितने टेंजेंट बनेंगे? 2। एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट, ऑन द सर्कल से 1 टेंजेंट, और इंटरनल पॉइंट से नो टेंजेंट। याद रहेगा? अगली चीज़ देखिए, ये एक सर्कल है, ठीक है, और यहाँ बाहर में कोई पॉइंट ले रहे हैं। सपोज ये इसको समझो या ऐसे समझो, दिस इज द पॉइंट। हाँ जी, सपोज दिस इज अवर पॉइंट एंड दिस इज टेंजेंट। हो गया? ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट का फीचर थोड़ा समझिए ना। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, या ये वाला पॉइंट। ये जो पॉइंट है, जो सर्कल में टेंजेंट टच करके बनाता है, जब टेंजेंट सर्कल को टच करता है सर्कमफ्रेंस पर, तो एक पॉइंट हमको दिखता है। ये पॉइंट होता है कॉमन पॉइंट। कैसा पॉइंट? इसका हमने नाम रखा है कॉन्टैक्ट पॉइंट। क्या बोलेंगे इसको? व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस पॉइंट? द प्रॉपर्टी ऑफ दिस पॉइंट इज दिस इज ए कॉमन टू ऑल। व्हाट इज ऑल? कितनी चीजें हैं यहाँ पर? आंसर है 2 चीजें हैं, एक लाइन है और एक सर्कल है। लाइन और सर्कल। यहाँ देखो, सर्कल है, एक लाइन है, और ये पॉइंट कैसा पॉइंट है? तो आंसर है सर्कल पर भी है, लाइन पर भी है, दोनों पर है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कॉमन। तो ये पॉइंट ना सर्कल का पॉइंट भी माना जाएगा और लाइन का पॉइंट भी माना जाएगा। आया समझ? तो इस पॉइंट का नाम क्या रख दिया हमने? कॉन्टैक्ट पॉइंट, या पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी इसको बोल लिया करेंगे। समझ आया? अब इसकी खासियत ये होती है, इधर देखो, इस पॉइंट की खासियत ये होती है कि सर्कल के सेंटर से, ये सेंटर है ना, सेंटर से अगर मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अच्छा अब मैं जब भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलूंगा कुछ समझ में आएगा किसकी बात हो रही है? किसकी?
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलने का मतलब है ये है कि उस पॉइंट से कौन जाने वाला है, टेंजेंट जाने वाला है। तो अगर मैं एक सर्कल भी बनाऊं, खाली सादा सर्कल, और बोलूं देखो ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो आप क्या समझ जाएंगे, यहाँ से टेंजेंट पास होगी, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम टेंजेंट के लिए ही यूज करेंगे, ये कॉमन पॉइंट होगा जो लाइन पर भी होगा और सर्कल पर भी होगा। तो अब देखिए दिस इज कांटेक्ट पॉइंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और ये सेंटर है। सेंटर से अगर मैं एक लाइन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक खींचूं तो ये लाइन क्या कहलाएगी, देखिए सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक जो लाइन जाती है उसको क्या बोलते हैं, रेडियस। सो दिस इज रेडियस, और ये मैं कहाँ पे मिला रहा हूँ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि मैं रेडियस तो यहाँ भी खींच सकता था, यहाँ भी खींच सकता था, यहाँ भी खींच सकता था, लेकिन मैं इधर उधर नहीं खींच रहा, मैं आपको कहाँ दिखा रहा हूँ, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सेंटर से अगर हम इसको मिलाते हैं यानी रेडियस खींचते हैं, तो ये रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर आने के बाद ये जो टेंजेंट होता है इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। दिस इज द फीचर ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आया समझ? अगर रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर आ गया, कहाँ आ गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर आ गया, तो वो टेंजेंट के साथ कितना एंगल बना देगा, 90 डिग्री। तो इस रेडियस के साथ ये लाइन कैसी हो जाएगी, परपेंडिकुलर, या इस लाइन के साथ ये रेडियस कैसा हो जाएगा, परपेंडिकुलर। द एंगल बिटवीन द टू इज 90 डिग्री। याद रहेगा? यहाँ पर देखिए, इफ दिस इज द सेंटर और ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहाँ हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में ये लाइन मिलाई, तो ये रेडियस इसके साथ कितना एंगल बनाएगा, 90। आया समझ? फिर से यहाँ देखो, ए इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में हमने लाइन खींचा, ये रेडियस इसके साथ कितना एंगल बना देगा, 90 डिग्री। कुछ गया भेजे में? नहीं गया? गया कि नहीं गया? तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो रेडियस ड्रॉप किया जाएगा, बनाया जाएगा, वो रेडियस लाइन के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। वो टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर हो जाएगा। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको नोट करिए कहीं पर, यहां लिख रहा हूं मैं, रेडियस इज perpendicular to the tangent at point of contact। ठीक है? याद रहेगा? नहीं रहेगा? अच्छा, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, ध्यान से देखिए। प्रॉपर्टी ये है कि जब दो एंगल बराबर होते हैं तो अपोजिट के साइड भी बराबर हो जाते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल में। यहाँ आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर दूँ, ये देखिए, अगर मैं ऐसे एक कॉर्ड मिला दूँ यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, ये कॉर्ड बना, तो ये ट्राइंगल कैसा हो गया, ये एंगल 90 था, ये एंगल 90 था, तो कॉर्ड के साथ जब बनेगा तो भी ये एंगल आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर। अगर दो एंगल बराबर हो गए तो अपोजिट के साइड्स भी क्या हो जाते हैं, बराबर। तो अगर एक्सटर्नल पॉइंट से हम एक टेंजेंट बनाते हैं, एक पहली चीज ये है, एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट बनते हैं, दो। ध्यान से समझना, एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल पर कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, दो ठो टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। ठीक है, ये है मान लो ए और ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के नाम है ना, समझ रहे हो? अब मजे की बात ये है कि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनाए जा सकते हैं सर्कल पर, दो बस, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन दोनों टेंजेंट के साथ खासियत ये होती है कि दोनों की लेंथ बराबर होती है। लेंथ कहाँ से कहाँ तक नापना है, आंसर है पॉइंट ऑफ इस एक्सटर्नल पॉइंट से लेके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक। आगे लाइन कितनी लंबी गई है वो नहीं देखना, हम कहाँ तक आएंगे, सिर्फ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक। समझ आया? तो एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनाए जा सकते हैं और दोनों टेंजेंट की लंबाई कैसी होती है, इक्वल, सेम लेंथ। इसको नोट करिए, कहाँ लिख रहे थे जी, ये पॉइंट यहाँ पर था ना, एक्सटर्नल वाला। ए पॉइंट इज आउटसाइड, टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, और यहीं पर आगे बढ़ा लीजिए, लेंथ ऑफ बोथ टेंजेंट्स आर इक्वल। समझ आया? ये थ्योरम भी है आपका, इसको प्रूव भी करते हैं आप टेक्स्ट बुक में। ठीक है, क्या थ्योरम है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ। ये ऐसे लिखा जाता है, लिखिए भला, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, यहां लिख देता हूं मैं, टेंजेंट्स drawn from an external point are equal in length। तो ये इसको कैसे लिखोगे, P से A का डिस्टेंस और P से B का डिस्टेंस, दोनों टेंजेंट की लंबाई कैसी होती है, बराबर। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। याद रहेगा?
दिस इज थ्योरम, आगे चल के आप इसको प्रूव भी करेंगे। हो गया जी, बात समझ आई या नहीं आई? अब हम आते हैं अपने सबसे पहले थ्योरम की तरफ, जिसकी हेल्प से हम बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हो गया, तो इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं थ्योरम पार्ट की तरफ। पहला थ्योरम देखिए। हाँ जी, सबसे पहले ये दो थ्योरम देखिए जिसके बेसिस पर हमको बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। देखिए पहला थ्योरम देखिए, और ये आपके परीक्षा बोर्ड में भी मिल जाएगा आपको पहले दूसरे क्वेश्चन में। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। और दूसरा है प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ ए कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ठीक है, कुछ समझ में आया? कुछ नहीं आया। और जब तक ये समझ नहीं आएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बनेंगे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं, इसलिए इनका समझना जरूरी है, क्योंकि आपको वो क्वेश्चन समझने हैं जो परीक्षा में आते हैं। ठीक है, ठीक है कि नहीं है? ठीक, इसलिए पहले इसको समझना पड़ेगा, तभी वो समझ में आएगा, और इसके प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक बात। चलिए, ये पहला क्वेश्चन है, देखिए ये एक सर्कल है। क्या है? सर्कल। ये उसका सेंटर, सेंटर का नाम क्या रख दिए? ओ। ये, और ये लाइन जो सर्कल को दो जगह छूती है, ये क्या कहलाएगी? कॉर्ड। ठीक है, सो दिस इज गिवन टू अस। ए सर्कल with center O, AB is chord। ठीक है, यहां तक डाटा समझ आया? आया। अब देखिए हमको क्या प्रूव करना है? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल। सर्कल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर गिराइए, किस पे? टू ए कॉर्ड। तो वो क्या कर देगा? बाइसेक्ट द कॉर्ड, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। कौन? आंसर है वो परपेंडिकुलर जो कहां से ड्रॉ किया जाए? सेंटर से। किस पर? कॉर्ड पर। याद रहेगा। तो अगर हम सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर ऐसे गिराएं, परपेंडिकुलर का मतलब ये कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। समझ आया? तो ये कॉर्ड के दो टुकड़े कर देगा बराबर बराबर, एक यहां और एक यहां। तो सपोज हमने ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कॉर्ड पर, और ये कॉर्ड को जाके इस पॉइंट पर छूता है, इस पॉइंट का नाम रख दिया M। ठीक है, और यहां हमने बोल दिया OM इज परपेंडिकुलर टू AB। समझ में आया? सेंटर से गिराना है ना, कहां से बनाना है परपेंडिकुलर? सेंटर से। अगर कॉर्ड पर आपने परपेंडिकुलर गिराया तो ये कर क्या देगा? ये कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। तो देखो एक्शन क्या कर रहे हैं और हो क्या जा रहा है रिजल्ट में? एक्शन क्या कर रहे हैं? सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, किस पर? कॉर्ड पर। तो जब भी सेंटर से परपेंडिकुलर गिराया जाएगा कॉर्ड पे, वो क्या कर देगा? कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा। दिस इज रिजल्ट। तो हम इसको याद कर लेंगे, पहले हम प्रूव करेंगे फिर रिजल्ट याद कर लेंगे। तो जैसे ही हम परपेंडिकुलर गिराते हैं, ये क्या करता है कॉर्ड को? यही चीज हमको प्रूव करके दिखानी है। बाइसेक्ट करना मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। ठीक है, ओके। इसको ऐसे लिख देता हूं एक बार वर्ड में, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। आया समझ? ये इतना बड़ा स्टेटमेंट आपको बार बार लिखना पड़ेगा आगे के क्वेश्चनों को प्रूव करने के लिए या न्यूमेरिकल बनाने के लिए। और इसको अगर हम न्यूमेरिकल वे में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? कोई चीज़ जब बाइसेक्ट हो जाती है तो क्या हो जाती है? उसकी लेंथ इक्वल हो जाती है। ये A से लेके M, M से लेके B, AM इज इक्वल टू MB। आया समझ? बाइसेक्ट का मतलब तो यही होता है। तो अगर मैंने ये ला के दिखा दिया तो थ्योरम प्रूव हो गया। अब इसको प्रूव करते हैं, देखिए। अच्छा ओके, पहले ये समझिए क्या करके दिखाना है। AM इज इक्वल टू MB। सर्कल में या ट्राइंगल में सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं, एक एंगल होता है और एक साइड होती है। ये क्या चीज़ है? AM और BM। साइड है कि एंगल है? लेंथ है कि एंगल है? AM ये साइड ही तो है, लेंथ ही तो है। तो हमको दो लेंथ को इक्वल करके दिखाना है, दो साइड या दो लेंथ को इक्वल करके दिखाना है। क्या करना है? दो लेंथ या दो साइड को इक्वल करके दिखाना है। अब कैसे इक्वल होगा? दो लेंथ दो साइड कैसे इक्वल हो सकता है? तो याद रखिए, तभी इक्वल हो सकता है जब ये दो लेंथ या दो साइड दो अलग अलग ट्राइंगल के साइड्स हों और आपस में करस्पॉन्डिंग हों। क्या हों?
आपस में करस्पॉन्डिंग साइड्स हों, दो अलग अलग ट्राइंगल में फंसते हों और दोनों ट्राइंगल कन्ग्रेंट हो चुके हों। ये आपने पढ़ा है, जब दो ट्राइंगल कन्ग्रेंट हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का क्या होता है? बोलिए बोलिए। अभी अभी आप सिमिलैरिटी के चैप्टर पढ़ के आ रहे हैं। सिमिलैरिटी में क्या होता है कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है, और जब दो ट्राइंगल कन्ग्रेंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स ही सेम हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो अगर मुझे साइड को इक्वल करना है तो मैं प्रॉपर्टी याद करूंगा कन्ग्रेंट ट्राइंगल की। जब ट्राइंगल कन्ग्रेंट होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाते हैं। तो अगर मुझे करस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल प्रूव करना है तो ट्राइंगल को क्या होना चाहिए? कन्ग्रेंट। तो अगर मैं ट्राइंगल को कन्ग्रेंट कर दूंगा तो करस्पॉन्डिंग साइड वैसे इक्वल प्रूव हो जाएगी। और ट्राइंगल को कन्ग्रेंट करने के बहुत सारे साधन है हमारे पास, बहुत सारी क्राइटेरिया आप लोग पढ़ते हैं, जैसे RHS हो गया, साइड 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 हो गया, एंगल 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 हो गया, साइड एंगल साइड हो गया, ऐसे करके बहुत सारी प्रॉपर्टी आप लोग पढ़ते हो। AAS हो गया, एंगल एंगल साइड, याद आया? तो इस तरह से हम कोई भी क्राइटेरिया यूज़ करके इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो शर्त अब से हमेशा याद रखिए, कभी भी दो एंगल इक्वल करना हो या दो साइड इक्वल करना हो, ये मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको। दो साइड इक्वल करके दिखाना हो या दो एंगल इक्वल करके दिखाना हो, आप क्या करेंगे? इन दोनों साइड को कहाँ फंसाओगे? अलग अलग ट्राइंगल में। कहाँ फंसाओगे? जिस दो साइड को इक्वल प्रूव करना है, जैसे यहाँ मुझे AM और BM को इक्वल प्रूव करना है, तो इन दोनों साइड को कहाँ फंसाएंगे? अलग अलग ट्राइंगल में। और ये दोनों साइड कैसे होंगे? करस्पॉन्डिंग साइड्स। दोनों ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे, एक जैसे साइड्स। और दोनों ट्राइंगल को पकड़ के क्या प्रूव कर दो? कन्ग्रेंट। ये अपने आप क्या प्रूव हो जाएंगे? इक्वल। ये साइड्स अपने आप क्या प्रूव हो जाएंगे? इक्वल। CPCT से। CPCT याद है? ठीक है। अब मुझे इन दोनों को इक्वल लाना है, मतलब ये दोनों कहाँ फंसेंगे? दो अलग अलग ट्राइंगल में। तो इनसे रिलेटेड और इनसे रिलेटेड दो ट्राइंगल बनाओ, वहाँ आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। AM एक ट्राइंगल में फंसे, BM दूसरे ट्राइंगल में फंसे। तो देखिए ये है AM, ट्राइंगल बनाना है, क्योंकि ट्राइंगल नहीं दिख रहा, तो हम क्या करेंगे? ये ज्वाइन कर दिया कंस्ट्रक्शन, OA को जोड़े तो ये ट्राइंगल बन गया, ये हो गया पहला ट्राइंगल। OB को जोड़ दिए तो ये क्या बन गया? ये दूसरा ट्राइंगल बन गया, और इसमें ये BM फंस जाएगा। और दिख रहा है दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, AM और BM। नहीं दिख रहा? अगर मैं दोनों ट्राइंगल को कन्ग्रेंट कर दूं तो ये उसके करस्पॉन्डिंग साइड वैसे CPCT से इक्वल हो जाएंगे। आया समझ? तो हमको कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम? ज्वाइन OA एंड OB। ठीक है। अब हमारा टारगेट क्या है? दो ट्राइंगल को क्या करना? कन्ग्रेंट करना, ताकि CPCT से हम अपना रिजल्ट लिख सकें। तो अब प्रूफ देखिए। हाँ, कौन से ट्राइंगल देखने हैं? इन ट्राइंगल OMA एंड ट्राइंगल OMB। दिखा? OMA OMB दो ट्राइंगल हो गए। दोनों में देखो एक एंगल 90-90 है, OMA और उधर OMB, ये कितने के हैं? 90-90 के हैं। और कुछ दिख रहा है? देखिए ये सेंटर है और ये सर्कमफ्रेंस तक लाइन आ रही है, तो ये क्या होगा? और ये भी क्या होगा? रेडियस। तो दोनों सर्कल, दोनों ट्राइंगल में ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और एक सर्कल के अंदर जितने भी रेडियस बनाओ सबका मेजरमेंट कैसा होता है? बराबर। तो OA और इधर OB दोनों कैसे होंगे? रेडियस, इसलिए बराबर हो जाएंगे। दिखा? नहीं दिखा? फिर से देखो, ये देखो ये वाली साइड OM पहले ट्राइंगल में आती है कि नहीं, और दूसरे ट्राइंगल में भी आती है कि नहीं? तो OM कॉमन हो गया। ठीक है। हाँ, यहां देखिए ये जो रेडियस है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, दिख रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल में ये कौन सी साइड है? हाइपोटेनियस। ये वाले राइट एंगल ट्राइंगल में ये भी कौन सी साइड है? तो ये जो रेडियस है ये बेसिकली क्या चीज है? हाइपोटेनियस है। अब यहां कौन सी कैटेगरी लगी? देखिए, दिस इज राइट एंगल, दिस इज हाइपोटेनियस एंड दिस इज वन साइड, कोई भी वन साइड, RHS। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? ट्राइंगल OMA। कन्ग्रेंट की निशानी ये होती है ना, इक्वल लगा के ऊपर चिड़िया लगा दो, और कन्ग्रेंट हो गए किस क्राइटेरिया से? RHS क्राइटेरिया। अब जैसे ही दो ट्राइंगल कन्ग्रेंट प्रूव हुए, अब हमको इसी के तो इंतजार था, क्या करना है? जैसे कन्ग्रेंट प्रूव हुए क्या ले लेंगे? सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में बराबर। हमको तो साइड की जरूरत थी, तो इस ट्राइंगल का कौन सा साइड लेना है? ये। इस ट्राइंगल का ये। तो CPCT से क्या मिल गया? AM और इधर MB, और यहाँ रीजन में क्या? CPCT। यही चीज हमको प्रूव करनी थी, ये प्रूव हो गया।
आया समझ कि नहीं आया? तो ये एक बार हमने प्रूव कर लिया है और यहाँ पर आपको एक मेथड भी समझ में आया है कि कोई चीज़ कैसे प्रूव की जाती है। दो साइड्स अगर इक्वल करके दिखाने हैं तो दोनों साइड को अलग अलग ट्राइंगल में फंसाओ और साइड्स करस्पॉन्डिंग होनी चाहिए दोनों ट्राइंगल में। दोनों ट्राइंगल को पकड़ के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, कोई भी क्राइटेरिया लगा के, साइड्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी? इक्वल, CP/CT से। ठीक है। अब इसी थ्योरम का उल्टा एक और थ्योरम है, इसका जुड़वा भाई। इस थ्योरम में क्या बात हो रही थी कि सेंटर से कॉर्ड पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा, AM BM बराबर कर देगा। अब इसका उल्टा देखो, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ ए सर्कल, ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये उसका सेंटर है, ये एक सर्कल और उसका सेंटर। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। देखिए कौन सा शब्द यूज किया? हाँ, एक कॉर्ड है जिसका मिड पॉइंट पहले से मालूम है। सपोज AB इज द कॉर्ड एंड दिस पॉइंट इज मिड पॉइंट, ऑलरेडी नोन। ठीक है, तो गिवन देखिए इसका, ए सर्कल विथ सेंटर O, AB is chord, M is मिड पॉइंट ऑफ AB। M जो है मिड पॉइंट है, दिख रहा है जी? M ऑलरेडी क्या डिक्लेयर है? मिड पॉइंट। जैसे ही मिड पॉइंट डिक्लेयर हुआ हम क्या ले सकते हैं? AM BM बराबर गिवन में ही लिख सकते हैं मिड पॉइंट के नाम से। AM किसके बराबर होगा? BM के बराबर या MB के बराबर, कुछ भी लिख लीजिए। आया समझ कि नहीं आया? जोर से बोलो। हाँ, अब थ्योरम पढ़ो, अब समझ में आएगा। देखिए, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ सर्कल, एक लाइन है जो किसको जोड़ रही है? किसको जोड़ रही है? सेंटर ऑफ सर्कल को टू द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। दिस इज मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, दिस इज सेंटर। इसको जोड़ने वाली लाइन ये है, जोड़ा। ये पहले से डिक्लेयर था मिड पॉइंट है, ये पहले से डिक्लेयर है कि सेंटर है, और ये रही वो लाइन जो दोनों को जोड़ रही है। अब ये क्या करेगी? दिस इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो ये जो लाइन है जो सेंटर से चलती है और कॉर्ड के मिड पॉइंट को जोड़ती है, ये कॉर्ड के साथ कैसी हो जाती है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब कितना एंगल बनाती है? तो ये रिजल्ट होता है 90 डिग्री हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसको हमको प्रूव करके दिखाना है कि 90 डिग्री होगा। तो अगर मैं इस एंगल को 90 डिग्री ला के दिखा दूं तो ये लाइन इस लाइन पर क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर प्रूव हो जाएगी। समझ आया? तो हमको क्या प्रूव करना है? टू प्रूव क्या? OM परपेंडिकुलर टू AB। समझे? अगर मुझे OM AB पर परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो इसका दूसरा तरीका क्या है? इस एंगल को क्या प्रूव कर दो? 90 भी प्रूव कर दोगे तो भी चलेगा। नहीं समझे? समझे? तो ये हमको प्रूव करना है। कोई एक चीज नोट कर लीजिए दोनों में से, ये या ये, कोई भी एक चीज। अब कैसे प्रूव करेंगे? ये परपेंडिकुलर है तो ये एंगल भी 90 हो जाएगा, ये एंगल भी 90 हो जाएगा। कैसे प्रूव करेंगे 90? देखिए, ये स्ट्रेट लाइन है, क्या है? ये स्ट्रेट लाइन है, ये M है, ये A है, ये B है, और एक स्ट्रेट लाइन का ये एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक, ये टोटल एंगल 180। अगर यहाँ से एक लाइन ऐसे आई है सेंटर से और इसको बाइसेक्ट कर रही है, या यहाँ से अगर ये परपेंडिकुलर होगी, अब ये टोटल देखिए 180 है, और अगर इसको परपेंडिकुलर होना है तो ये एंगल कितने का होना है? 90। तो ये एंगल भी कितने का हो जाएगा? 90। मतलब दो बराबर बराबर एंगल हो जाएंगे। टोटल एंगल 180 है और दोनों बराबर बराबर होते हैं तो कितने कितने हो जाएंगे? 90 90 90 प्रूव हो जाएगा। तो इसका मतलब है अगर मैं इन दोनों एंगलों को इक्वल प्रूव कर दूं, क्या कर दूं? तो ये 180 है, ये बराबर, दोनों एंगल बराबर हैं और सम 180 है, तो दोनों कितने कितने के होंगे? 90 90 के। वैसे ही प्रूव हो जाएगा ये। आया समझ? तो हमको इन दोनों एंगलों को इक्वल प्रूव करके दिखाना है। इक्वल टारगेट समझ में आया? इन दोनों एंगलों को क्या करना है? इक्वल प्रूव करना है। यहाँ पे हमको क्या करना था? दोनों साइड्स को इक्वल प्रूव करना था। यहाँ क्या करना है? दोनों एंगल जैसे इक्वल प्रूव होंगे, टोटल सम 180 है, दोनों एंगल बराबर हैं, तो एक एक एंगल 90 90 का प्रूव हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर प्रूव हो जाएगा। समझ में आता है स्टोरी? दूर की सोचिए। तो यहाँ पे हमको क्या करना है? दो एंगल को बराबर करके दिखाना है। यहाँ क्या कर रहे थे? हाँ, अब मैंने आपको स्टोरी सुना रखी है, चाहे दो साइड इक्वल प्रूव करना हो, चाहे दो एंगल इक्वल प्रूव करना हो, करना क्या होता है? दोनों एंगल को अलग अलग ट्राइंगल में फंसाइए, दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग होने चाहिए, और दोनों ट्राइंगल को पकड़ के क्या करो? कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो किसी भी क्राइटेरिया की हेल्प से। तो CP/CT से क्या इक्वल प्रूव हो जाएगा? सारे एंगल करस्पॉन्डिंग के, सारे साइड्स करस्पॉन्डिंग के।
तो आपको जो जरूरत होगी वो ले लीजिएगा CBCT से। आया समझ? आ रहा है? चलिए देखिए, तो कंस्ट्रक्शन करेंगे फिर से। कंस्ट्रक्शन क्या करना है? ट्राइंगल बनाना है। तो किसको ज्वाइन करेंगे? OA को और OB को। सेम डायग्राम, समझ गए? और इसमें हमको क्या करना है? फिर से वही दो ट्राइंगल इक्वल करने हैं, ठीक है? तो प्रूफ देखिए, इन ट्राइंगल OMA एंड ट्राइंगल OMB, बताइए क्या क्या ले सकते हैं? एक तो मैं ये ले सकता हूं, इस ट्राइंगल में ये रेडियस, इस ट्राइंगल में ये रेडियस, OA इज इक्वल टू OB, रेडियस ही है ये। दूसरा ये देखो, AM इज इक्वल टू BM, गिवन में ही दिया था क्योंकि वो मिड पॉइंट डिक्लेयर था M। तो यहां से क्या ले लिए? AM, यहां से ले लिए MB, और रीजन में क्या लिख दिए? गिवन, ऊपर बता चुके हैं डिटेल। और दूसरी चीज OM पहले ट्राइंगल में भी है, OM दूसरे ट्राइंगल में भी है, कॉमन। कौन सा लग गया क्राइटेरिया? साइड साइड साइड। तो क्या हो गया? ट्राइंगल OMA कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OMB। कौन सा क्राइटेरिया लगा? SSS क्राइटेरिया। हो गया जी, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुआ। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो क्या होता है? CPCT से उनके सभी करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाते हैं, सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हो जाते हैं। हमको किससे मतलब है अभी? साइड से कि एंगल से? एंगल से। तो कौन से दो एंगल बराबर लिखने हैं? OMA ये वाला और OMB ये वाला। तो एंगल OMA बराबर एंगल OMB, और रीजन क्या लिखना है? बाय CPCT। ठीक है? ठीक है? हाँ जी। अब ये दो एंगल बराबर हो गए, ये, और मुझे मालूम है ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होगा? 180। देखिए, सिंस AMB इज ए स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर ये वाला एंगल AMB, एंगल AMB, ये पूरा एंगल ना, समझ रहे हो? ये A है, ये B है, ये M है, तो ये पूरे एंगल को क्या पढ़ेंगे? एंगल M को क्या पढ़ेंगे? AMB। ये एंगल कितना हो जाएगा? 180। अब इसको कैसे लिख सकते हो? दो पार्ट में देखो, AMO या OMA और दूसरा OMB, दोनों का सम AMB होगा। होगा? देखिए, देयरफॉर AMB इज इक्वल टू एंगल OMA प्लस एंगल OMB। ठीक है? ये कितने का था? 180। और ये दोनों एंगल अभी भी हमने क्या प्रूव किए हैं? इक्वल। तो किसी एक की जगह एक का नाम लिख सकते हैं। यहां पर हम इसी एंगल का नाम यूज कर लेते हैं। नहीं समझे? समझे? इन दोनों एंगलों का सम, ये वाला एंगल ये वाला, दोनों का सम कितना होगा? 180। ये 180 लिखा। अब दोनों एंगल आपस में बराबर हैं, तो किसी की जगह भी किसी का नाम यूज कर सकते हैं। अब ये दोनों जुड़ के क्या हो गए? 2 टाइम, और इधर है 180। अब आप आगे की स्टोरी जान रहे हैं। 2 को नीचे भेज दीजिए, और मैं ये बगल में लिख देता हूं यहां पर। यहां लिख रहा हूं OMA 180 डिवाइडेड बाय 2, देयरफॉर एंगल OMA इज 90 डिग्री। चेक करो, ये एंगल कितने का प्रूव हो गया? हुआ प्रूफ। अगर ये 90 हो गया तो ये लाइन कैसी हो गई? परपेंडिकुलर। देयरफॉर OM परपेंडिकुलर टू AB। प्रूफ, खत्म हो गया। अब इसकी हेल्प से हमको बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने हैं, और इसके अलावा भी कुछ कुछ हम लोग और डिस्कस करेंगे, कॉर्ड से रिलेटेड थ्योरम। उसके बाद क्वेश्चंस इस पर हम बनाएंगे। ठीक है? यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो इसमें याद रखने वाली बात क्या है? याद रखने वाली बात यह है कि एक सर्कल है, एक सेंटर है। अगर सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर गिराया जाएगा तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगी। सेंटर से दोनों लेंथ बराबर ले लेने हैं। और अगर हमको बोला जाएगा कि सेंटर से किसी कॉर्ड के मिड पॉइंट पर हमने लाइन मिलाई है, तो वो लाइन क्या करेगी? इस कॉर्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना लेगी, परपेंडिकुलर होगी कॉर्ड के साथ। याद रहेगा दोनों चीज़ें, क्योंकि दोनों को हम आगे क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक है?